हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एनवी। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे सीटेट 2020 में आने वाले कुछ ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये मेरा दूसरा सेशन है। और जी हाँ, हमारे फर्स्ट सेशन में ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो दैट्स सॉरी फॉर दैट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the gastric juice in the stomach of human beings is dash and aids in the digestion of food। तो आपके ऑप्शंस इसमें होंगे एल्काइन, एमोफोट्रिक, न्यूट्रल या एसिडिक। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा इसमें एसिडिक, क्योंकि हमारे जो स्टमक में जो हमारे एक तरह का गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर। और अगर वो एसिडिक ना हो तो जो भी हमने खाया हो वो उसको गला नहीं पाएगा एक्चुअली में। सो उसका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work। वो कह रहे अगर आपने बच्चों की सोशल और पर्सनल क्वालिटीज़ को असेस करना है उन बच्चों में जो EVS को लर्न करने में इंगेज हैं ग्रुप वर्क के थ्रू, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो आपकी ऑप्शन है असाइनमेंट देना बेस्ट रहेगा, रेटिंग स्केल्स मेथड बेस्ट रहेगा, पेपर पेंसिल टेस्ट बेस्ट रहेगा या ओरल क्वेश्चंस बेस्ट रहेंगे। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा रेटिंग स्केल्स, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वो सही रहेगा। क्योंकि असाइनमेंट देने के बाद आप किसी बच्चे को आप असेस नहीं कर पाएंगे। आपने असाइनमेंट दे दी, बच्चे ने करके आपको वापस दे दी। थर्ड हो गया आपका पेपर पेंसिल टेस्ट, आपने टेस्ट लिखा बोर्ड पे, बच्चे ने आपको रिटर्न में करके दे दिया पेपर पेंसिल टेस्ट, तो उसमें वही होगा जितना। लेकिन आप उसको असेस कैसे कर पाएंगे, वो असेस करने का एक प्रॉपर मेथड नहीं है। ओरल क्वेश्चंस पे भी आप प्रॉपरली बच्चे को असेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रेटिंग स्केल्स मेथड है उससे आप जो बच्चे ग्रुप वर्क में इंगेज होकर EVS को मतलब समझना चाह रहे हैं उनको आप असेस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन EVS। जी हाँ, वो कह रहे हैं अगर आपने EVS में यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, पर्यावरण अध्ययन में अगर आपने कोई अच्छी असाइनमेंट दी है तो उसका मेन एम क्या होना चाहिए। नंबर 1, रिवीजन ऑफ द लेसन, के लेसन की हमने रिवीजन करवा दीजिए। हमने बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, असाइनमेंट इसलिए दिया ताकि जो लेसन है उसकी रिवीजन हो जाए। नंबर 2, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, हमने कोई टॉपिक पढ़ाया उस पर हमने असाइनमेंट इसलिए दी ताकि एक्सटेंसिव उसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, अच्छी तरह से वो और जान सके। नंबर 3, कि आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो सके। या नंबर 4, कीप स्टूडेंट्स इंगेज, कि आपने सिर्फ बच्चों को इंगेज करके रखना है जी, कि बच्चे शोर न डालें, बिजी रहें, मैं क्लास में कोई अपना काम कर लूँ। तो सबसे बेस्ट जो एम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, जब हम कोई बच्चे को कोई टॉपिक समझाते हैं और उसके बाद जब हमने आप कह सकते हैं कि उस चीज़ को हमने असेस करना होता है तो ऑब्वियस हम उसे एक असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। तो उस असाइनमेंट से उस बच्चे को और सीखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट का मतलब आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, जब बच्चा उसके ऊपर सर्च करता है, मटेरियल इकट्ठा करता है, तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन। अगर अब टीचर को कहते हैं बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बताना है तो टीचर को क्या करना चाहिए। नंबर 1, शो सम सैम्पल्स ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास, फ्यूल के सैम्पल वो ला के दिखा दे, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये केरोसिन है। नंबर 2, डिस्कस विद चिल्ड्रन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलॉन्ग विद द शॉर्ट फिल्म। या उसे डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन सी किस किस तरह के फ्यूल्स होते हैं और एक शॉर्ट फिल्म में उन्हें दिखाना चाहिए। नंबर 3, शो पिक्चर्स ऑफ फ्यूल, सिर्फ एक चार्ट के ऊपर पिक्चर्स बनी हो वो दिखा देनी चाहिए, या बच्चों को बोलना चाहिए कि वो एक लिस्ट बनाए डिफरेंट फ्यूल्स की। तो जी हाँ, इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्कस विद चिल्ड्रन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलॉन्ग विद अ शॉर्ट फिल्म। जब आप एक शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे उसमें सपोज कुकिंग भी हो रही होगी, कोई गाड़ी चल रही होगी, कहीं कोई काम हो रहा होगा, तो जब उस शॉर्ट फिल्म को बच्चे देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन कौन से तरह के फ्यूल्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
वेयर डज कुकू या कोयल ले देयर एग्स, जी हाँ, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? आपके ऑप्शन हैं इन द नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कि एक ट्री के सबसे ऊपर वाला जो नेस्ट है उसके ऊपर, इन द डव नेस्ट, डव के नेस्ट में, इन द क्रो नेस्ट, कौवे के नेस्ट में, या इन बिटवीन द स्टोन्स, के पत्थरों के बीच में। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इन क्रोज नेस्ट। जी हाँ, जो कोयल है वो हमेशा अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो आप पुराने पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैम्बू हाउसेज दैट आर मेड 10-12 फीट अबव द ग्राउंड आर मोस्टली फाउंड इन, जी हाँ, जो बैम्बू से हम जो घर बनाते हैं, जो कि घर हम 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर रखते हैं, वो आपको बेसिकली कौन से एरियाज़ में देखने को मिलेंगे? नंबर 1 डेजर्ट एरियाज़, नंबर 2 हैवी रेन एरियाज़, नंबर 3 हिली एरियाज़, या नंबर 4 कोल्ड एरियाज़। डेजर्ट एरिया हो गया आपका जहाँ पे बहुत सारा रेगिस्तान है, हैवी रेन एरिया जहाँ पे बहुत सारी बारिश पड़ती है, हिली एरिया हो गया आपका पहाड़ी इलाका, और कोल्ड एरिया होगा जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। तो जी आपका सही आंसर होगा हैवी रेन एरियाज। जहाँ पर हैवी रेन होती है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो अपने जो घर हैं वो 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं ग्राउंड से। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाउस वेयर कथम बैंड इज फाउंड? कथम बैंड आपको कहाँ मिलेगा? हाउस बोट में, डोंगा में, इग्लू में, या नन ऑफ द अबव में? तो जी हाँ, ये आपको मिलेगा हाउस बोट में। क्वेश्चन नंबर 8, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। जी हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा मतलब हम उन वो जो रिन्यूएबल हैं हम उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो दोबारा से दोबारा पैदा हो सकती है। तो ऑप्शन है कोल, पेट्रोलियम, प्लांट्स, या यूरेनियम। तो आपका ऑप्शन रहेगा प्लांट्स। तो प्लांट्स एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखिए यूरेनियम भी हमारा खत्म होता जाएगा, पेट्रोलियम भी और कोल भी, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन रिन्यूएबल रहेगा प्लांट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने के यूनिट्स कौन से हैं? डेसिबल, नंबर 2 डॉप्सन यूनिट्स, नंबर 3 हर्ट्ज, और नंबर 4 कैंडेला। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा डेसिबल। याद रखिएगा, नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बोरन, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजली रेफर टू एज। जी हाँ, जो आपके बोरन हैं, जिंक हैं एंड मैग्नीज हैं, आर यूजली रेफर टू एज, ये क्या है? नंबर 1 मैक्रो मटीरियल, नंबर 2 माइक्रो मटीरियल, नंबर 3 सॉइल विटामिन, या नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा मैक्रो मटीरियल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट इन्वॉल्व्स, जो म्यूनिसिपल वेस्ट की जो इंसिनरेशन होती है, जो हम बर्नर में डाल के उसको करते हैं, तो वो जो वेस्ट हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, डिडक्शन, रिडॉक्सेक्शन, या डिसइंटीग्रेशन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डिडक्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ग्रीन हाउस गैसेज आर, जी हाँ, ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या क्लोरोबेंजीन। तो जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। ये बेसिकली हमारे रेफ्रिजरेटर्स या एसीज वगैरह में से निकलती है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following approaches adopted by a science teacher reflects scientific temper on her part? इनमें से कौन सी मतलब आप कह सकते हैं विच आर फॉलोइंग अप्रोचेज अडॉप्टेड, एक साइंस टीचर को क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए जो उसका साइंटिफिक टेम्पर को रिफ्लेक्ट करे? नंबर 1 एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, नंबर 2 प्रिपेयरिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स टू एनहांस लर्निंग, नंबर 3 मेंटेनिंग परफेक्ट डिसिप्लिन, एंड नंबर 4 कवरिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जी हाँ, इस वजह से साइंस टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करे कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकें, बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट कर दें कि बच्चे की लर्निंग और लर्निंग इन उसकी इन्हांस हो। आई थिंक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट करने से कभी किसी की लर्निंग इन्हांस नहीं होती। नंबर 3 कि बस एक क्लास में एक परफेक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। या नंबर 4 सिर्फ जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसे प्रिस्क्राइब समय में ख़त्म करना, चाहे बच्चों को समझ आए या ना आए। तो जी हाँ, एक साइंस टीचर की ड्यूटी होगी कि वो इनकरेज करे, नंबर ये यानी कि वो इनकरेज करे स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछें क्लास में, क्योंकि जितना बच्चे के माइंड से कन्फ्यूजन क्लियर होगी उतना ही उसे कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड
फिर से पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि ह्यूमन की पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है, एंड प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, और आगे जाके क्या होगा फ्यूचर हमारा, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, बायोग्राफी, पेलियोग्राफी या फिजियोग्राफी। दिया, फिर से ऑप्शंस पढ़ते हैं, डेमोग्राफी, बायोग्राफी, पेलियोग्राफी या साइकोलॉजी। सॉरी वो गलत हो गया था फर्स्ट में। सो आपका सही ऑप्शन होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज अ स्टडी जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो रही है और आगे जाके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ कि फ्यूचर ग्रोथ भी किस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जनरल, इनमें से कौन सा इफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं हुआ है हमारे एनवायरमेंट पर, नॉट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा पेपर में। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट, नंबर 2 एयर पॉल्यूशन, नंबर 3 वाटर पॉल्यूशन, नंबर 4 इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जी हाँ, इसमें से कौन सा इफेक्ट जो एनवायरनमेंट पे नहीं है, देखिए सॉलिड वेस्ट जब होता है उसका भी इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है, एयर पॉल्यूशन का भी पड़ेगा, हवा हमारी मतलब साफ़ नहीं रहेगी, वाटर पोल्यूशन हमारा पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ उसका कोई नहीं है, कि वो नहीं हम कह सकते। उसने कहा था इज़ नॉट द इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उस पर इन्वायरमेंट में उसका कोई फ़र्क नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड ऑइकॉस मीन्स डैश एंड लोगोज मीन्स डैश। तो जी हाँ, आपके ऑप्शन हैं हाउसेज एंड स्टडी ऑफ, स्टडी एंड हाउसेज, ओनली हाउसेज या स्टडी ऑफ पीपल। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा हाउसेज एंड स्टडी ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब वो कहेगा वर्ड इकॉस मीन्स होता है हाउसेज, एंड जो लोगोज होते हैं उसका मीन्स होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कौन सा पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर ए पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर 2 पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर 3 पिरामिड ऑफ नंबर या नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, आपका सही ऑप्शन होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी बेसिकली होता क्या है, ये है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो किस तरह से ऊपर जाती है। सबसे पहले हमारे प्लांट्स आते हैं, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, फिर प्राइमरी प्रेडेटर्स आते हैं, फिर हमारे सेकेंडरी प्रेडेटर्स आते हैं। तो नीचे आपके जो जिसे आप कह सकते हैं सॉइल के नीचे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम डीकम्पोजर्स कह सकते हैं। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद। जी हाँ, जो हमारी फूड चेन है जिसमें हम प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स आगे लगते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस। तो जी हाँ, आपका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये देखिए प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोफोर्स मेक देयर ओन फूड। जो प्रोड्यूसर्स यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक अप द फर्स्ट लेवल ऑफ एवरी फूड चेन। Autophores are usually plants and or one-celled organisms. Nearly all autophores use a process called photosynthesis to create food from sunlight, carbon dioxide और water. वो अपना खाना बनाते हैं, वो रहेंगे प्रोड्यूसर्स, तभी तो वो चीज़ आगे चलेगी, तभी तो उसे हर्बीवोर्स खा पाएगा, तभी हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा पाएगा। अगर हर्बीवोर्स को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो फूड चेन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 19, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्री लीव्स इज कॉल्ड। जो पानी जो पत्तों से, जो पौधों से या दरख्तों के पत्तों से जो सूख जाता है, पेड़ों के पत्तों से, उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। The loss of water from plants and tree leaves is called precipitation, respiration, evaporation and transpiration. तो जी आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसपीरेशन। जो पानी जो जो भाप बन के उठ जाता है, चाहे वो हमारे घर से हो या कपड़ों से या कहीं से भी, तो वो से हम कहते हैं इवेपोरेशन, कि वो भाप बन के चला गया। लेकिन ट्रांसपीरेशन क्या है, जो पत्तों से पानी सूख जाता है। ये देखिए, ये ट्रांसपीरेशन का वाटर साइकिल है। आपने देखिए सबसे पहले वाटर फॉल्स एज रेन, पानी बारिश की तरह पानी आया, वो कुछ पानी क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है वो सोख लेती है, कुछ पानी है जो मिट्टी के अंदर जड़ें हैं, रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सोख लेती हैं। इन जड़ों से जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ ब्रांचेस में या स्टेम की तरफ वो कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपने पौधों को पानी दिया और धूप आ गई और पौधे सूख गए हैं, अब उनके ऊपर पानी नहीं है, तो वो जो पानी है वो भी तो इवेपोरेट होता है ना। तो वो इवेपोरेट होके जब वापस एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन।
तो जो पानी पत्तों से सूखता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ना कि इवेपोरेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। व्हेन ट्रीज आर कट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने कहा है जब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, डिक्रीजेज कम होगी, इंक्रीजेज बढ़ेगी, बोथ ए एंड बी के डिक्रीज भी होगी और इंक्रीज भी होगी, या रिमेन सेम कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी हाँ, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेज, वो घटेगी। अगर आप पेड़ काट देंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है आपको नहीं मिलेगा, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी वो भी कम हो जाएगी, लेकिन आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा डिक्रीजेस। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा सेकंड सेशन फॉर सीटेट 2020। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आएँ। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।